नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 1 दिसंबर 2022। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। वन इज एन इंडियन रेसिपी टू क्वेल माइक्रोन्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन, फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर टुवर्ड्स से रोबस्ट ट्रायम्विरेट, इधर इलेक्शन कमीशन में किस तरह का रिफॉर्म्स होना चाहिए, इस बारे में फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक आर्टिकल है। एंड द केस फॉर वेलफेयर स्कीम्स, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, उसके बारे में एक आर्टिकल है। इसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला आर्टिकल, एन इंडियन रेसिपी टू क्वेल माइक्रोन्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन। ये आर्टिकल लिखा है श्रीमावो नायर, सीनियर प्रोफेसर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन, महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, गुजरात। ये आर्टिकल बेसिकली मैल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन का रोल क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इनका कहना यह है, फूड फोर्टिफिकेशन एक प्रूवन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है इंडिया का मैल न्यूट्रिशन बर्डन को एड्रेस करने के लिए। देखिए, इंडिया फेस करने वाला मोस्ट सीरियस चैलेंज एंड कंसर्न है मैल न्यूट्रिशन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डाटा के हिसाब से एवरी सेकंड इंडियन वुमेन इज अनीमिक। अनीमिक मतलब रेड ब्लड सेल्स की जो कमी होती है, ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो इंडिया में 50% वीमेन जो है अनीमिक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डाटा के हिसाब से एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टैंडर्ड एंड मालनरिश्ड एंड एवरी 5th चाइल्ड इज वेस्टेड। ये स्टैंडिंग एंड वेस्टिंग मतलब क्या होता है? देखिए, children are defined as wasted and in need of treatment if they have a low weight for height or small mid upper arm circumference which are taken into indicate acute undernutrition। तो acute undernutrition या फिर malnutrition की वजह से बच्चों में जब low weight for height होते हैं, मतलब height के हिसाब से weight नहीं होना, या फिर small mid upper arm circumference होते हैं, यह है दोस्तों mid upper arm, इसका सर्कमफरेंस भी लिया जाता है, ये भी अगर एडिक्वेट नहीं है तो आप बोल सकते हैं एक चाइल्ड वेस्टेड है। ठीक है। एंड चिल्ड्रन आर डिफाइंड एज स्टैंडर्ड इफ दे हैव ए लो हाइट फॉर एज। एज के हिसाब से हाइट नहीं होने का कंडीशन को आप स्टैंडिंग बोल सकते हैं। तो ये वेस्टिंग, स्टैंडिंग, ये सब एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। तो क्या बताया जा रहा है? इंडिया में एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टैंडर्ड एंड मालनरिश्ड एंड एवरी 5th चाइल्ड इज वेस्टेड। नाउ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है। उनका फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट फॉर 2021 में इंडिया रैंक्स 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर 2021 में इंडिया का रैंक काफी नीचे है। 116 कंट्रीज में से केवल 101 है। 15.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड चिल्ड्रन इंडिया में है 30%, वेस्टेड चिल्ड्रन 17.3%। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 के हिसाब से स्टंटिंग एमंग चिल्ड्रन इन इंडिया इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एशियन एवरेज ऑफ 21.8%। तो देखिए, पूरा एशियन कॉन्टिनेंट का एवरेज कितना है स्टैंडर्ड चिल्ड्रन का? केवल 21.8% है, पर इंडिया में देखिए 30% है। तो एशियन एवरेज से ज्यादा है इंडिया में स्टैंडिंग एमंग चिल्ड्रन। 1920 से अगर आप देखोगे, डेवलप्ड कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज हैव सक्सेसफुली टैकल्ड द इश्यू ऑफ मैल न्यूट्रिशन थ्रू फूड फोर्टिफिकेशन। देखिए, 1920 से डेवलप्ड कंट्रीज हो गया, जितने हाई इनकम कंट्रीज हो गए, वो सब ये इश्यू ऑफ मैल न्यूट्रिशन को सक्सेसफुली टैकल किया है। कैसे? फूड फोर्टिफिकेशन से। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू फूड। फूड में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। भले इंडिया में लेट शुरू किया, फिर भी इंडिया में भी आजकल फूड फोर्टिफिकेशन को एज ए स्ट्रैटेजी यूज करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड व्हीट आर फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। सोल्ट इज फोर्टिफाइड विद आयरन एंड आयोडीन एक्सेट्रा। वैसे ये फूड फोर्टिफिकेशन में होता क्या है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, राइस फोर्टिफिकेशन कैसे होता है? राइस में सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो नेचुरली उस फूड में अवेलेबल नहीं है, वो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसे मिक्स करके पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। अब इस पाउडर को फिर से राइस कर्नल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो राइस सर्व किया जाएगा। अब देखिए, उस राइस में, बेसिकली फोर्टिफाइड राइस में सफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होगी, है कि नहीं? और सोल्ट में क्या करते हैं? नमक में आयोडीन और आयरन ऐड करते हैं सफिशिएंट क्वांटिटीज में, फिर उसे पाउडर फॉर्म में बना के सर्व करते हैं। तो बेसिकली फूड में जो नेचुरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता नहीं है, उसे आर्टिफिशियली ऐड करने को फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल है मिल्क।
मिल्क में विटामिन डी ऐड करते हैं। इंडिया में फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन पायलट बेसिस में शुरू किया था काफी सारे स्टेट्स में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र का गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, as part of a targeted public distribution program for the masses। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है उसमें फोर्टिफाइड राइस को इंक्लूड किया था, एंड द प्रोग्राम हैज बीन ए सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग केसेस ऑफ एनीमिया। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के थ्रू जब फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने लगा तो लोगों में एनीमिया का कंडीशन कम होने लगा, 58.9% से 29.5% तक पहुंच गया 2 साल के अंदर। तो ये सक्सेस की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन स्केल अप कर रहा है। वैसे राइस इंडियन पॉपुलेशन का मेजर स्टेपल डाइट है, 65% ऑफ द पॉपुलेशन का मेजर स्टेपल डाइट है राइस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी क्या प्लान कर रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के थ्रू, पीएम पोषण के थ्रू फोर्टिफाइड राइस को सप्लाई कर रहा है। और इसमें खास बात यह है दोस्तों, फूड फोर्टिफिकेशन एक कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, and the health benefits accruing from food fortification have made 80 countries to frame laws for fortification of cereal flour। तो फूड फोर्टिफिकेशन का एडवांटेज को समझते हुए, मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने का सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है ये समझते हुए 80 कंट्रीज ने लॉस फ्रेम किया है सीरियल फ्लोर को फोर्टिफाई करने के लिए। 130 कंट्रीज ने लॉस फ्रेम किया है सोल्ट को आइडेस करने के लिए, वेयर 13 कंट्रीज ने मैंडेट किया है राइस को फोर्टिफाई करना ही है। वैसे गुजरात में आज पार्ट ऑफ द मिड डे मील स्कीम राइस फोर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था। तो एक 8 मंथ लॉन्ग स्टडी से यह पता चला है कि स्कूल चिल्ड्रन में, बेसिकली 6 से 12 साल के बीच में जो स्कूल चिल्ड्रन है उनमें हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, एनीमिया प्रेवलेंस में 10% रिडक्शन देखने को मिला, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंप्रूव्ड एवरेज कॉग्निटिव स्कोर्स बाय 11.3%। अब ये कॉग्निटिव स्कोर्स मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव स्कोर्स हमें यह बताता है कि हमारा ब्रेन कितने अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो 11.3% इंप्रूवमेंट देखने को मिला एवरेज कॉग्निटिव स्कोर्स। नाउ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है, इट इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 3.6% ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और डैलीज। अब ये डैलीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? Years of life lost due to premature mortality and years lived with disability। Premature mortality मतलब क्या है? देखिए, एक ह्यूमन बीइंग का एक एवरेज लाइफ होता है, उस एवरेज लाइफ से पहले अगर उनका डेथ होता है उसे आप प्रीमेच्योर मोर्टालिटी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी मतलब कुछ इंजुरी की वजह से या फिर कुछ डिसीज की वजह से आपका हेल्दी लाइफ लॉस हो रहा है, तो ये सबको बोलते हैं DALY या फिर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से 3.6% ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होता है। 2016 में 47 मिलियन डैलीज रिपोर्ट हुआ था और ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट ड्यू टू इलनेस, डिसेबिलिटी और प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है। नाउ हमारा नीति आयोग के हिसाब से A rice fortification budget of around 2,800 crore per year can save 35% of the total or 16.6 million dailies per year with no known risk of toxicity। तो देखिए नीति आयोग क्या बोल रहा है, अगर हमारा राइस फोर्टिफिकेशन बजट हर साल 2,800 करोड़ का रहेंगे तो हम 16.6 मिलियन dailies per year सेव कर सकता है। अगर आप कॉस्ट वाइज देखोगे तो इंडिया में अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से 1 daily लॉस हो रहा है, मतलब 1 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है 30,000 रुपीज का। एट द सेम टाइम अगर आप डायली को प्रिवेंट करना चाहता है, बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन जैसे स्ट्रैटेजीज के थ्रू अगर आप डायली को प्रिवेंट करोगे या फिर 1 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर को आप सेव करोगे, इसके लिए केवल खर्चा है 1,545 रुपीज का, रिजल्टिंग इन ए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑफ 1:18। तो देखिए बेसिकली एक ईयर बचाने में केवल हमारा 1500 के आसपास लग रहा है और अगर लॉस होगा तो हमें 30,000 रुपीज का लॉस होगा। वैसे राइस फोर्टिफिकेशन हमारा फूड सब्सिडी बिल का 1% से नीचे कॉस्ट होता है दोस्तों, और इससे 94.1 मिलियन एनीमिया केसेस हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मतलब 5 साल का पीरियड में 8,098 करोड़ रुपीस हम सेव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम फूड फोर्टिफिकेशन का नेगेटिव साइड्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड का ट्राइबल पॉपुलेशन जो
सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसे डिसीजेस से सफर करते हैं, उनमें एक्सेस आयरन इंटेक से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ था। देखिए, एक्सेस आयरन इंटेक से क्या होता है, लिवर डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज़, ये सब होने का भी चांसेस है। तो फोर्टिफिकेशन के थ्रू अगर ज़्यादा आयरन आपके शरीर में चले जाएगा, इससे भी प्रॉब्लम होगा, तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे आयरन लेवल्स इन फोर्टिफाइड राइस रेंज फ्रॉम 28 मिलीग्राम टू 42.5 मिलीग्राम, folic acids levels from 75 mcg to 125 mcg, vitamin B12 levels from 0.75 mcg to 1.2 mcg। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स है। वैसे mcg क्या है, माइक्रोग्राम्स, mg मिलीग्राम्स। तो कुल मिला के फूड फोर्टिफिकेशन एक कोस्ट इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए। एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, काफी सारे कंट्रीज में ऑलरेडी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फूड फोर्टिफिकेशन स्ट्रैटेजी को और स्केल अप करना चाहिए और हमारे देश का जो मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहिए। अगला है टुवर्ड्स ए रोबस्ट ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट का मतलब होता है दोस्तों 3 men होल्डिंग पावर। एंशियंट रोम में ये वर्ड यूज किया जाता था जब 3 लोग पावर होल्ड करते थे। इधर ट्रायम्विरेट बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आप सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी 3 मेंबर्स है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये आर्टिकल लिखा है नवीन चावला, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, एंड ही इज ऑथर ऑफ द बुक एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल बेसिकली इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए, अभी तक क्या क्या रिकमेंडेशंस हुआ है इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, यह सब के बारे में बताया जा रहा है। तो रिसेंटली आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कुछ पिटीशंस एग्जामिन कर रहा है रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है अभी के हिसाब से उसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए। इस तरह पिटीशंस पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसी से रिलेटेड एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑलरेडी बैठे हैं। तो ऑथर ऑफ द आर्टिकल नवीन चावला साहब का कहना यह है सुप्रीम कोर्ट बेंच से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो पुराने सजेशंस भी एग्जामिन करेंगे जो पुराने इलेक्शन कमीशंस ने गवर्नमेंट्स को सजेस्ट किया है कि इस तरह इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके। ए लिस्ट ऑफ ओवर 20 रिफॉर्म प्रपोजल्स वाज कंपाइल्ड इन 2004। More proposals were added to the list over time and are pending with the government। यही तो प्रॉब्लम है, 2004 में 20 रिफॉर्म प्रपोजल्स पहुंचा था गवर्नमेंट के पास कि इलेक्शन कमीशन में इस तरह का चेंजेस होना चाहिए, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चेंज होना चाहिए। 2004 के बाद भी कई सारे प्रपोजल्स पहुंचे थे गवर्नमेंट के पास, पर ये सारे प्रपोजल्स अभी के हिसाब से गवर्नमेंट के पास। तो ये जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है ये किसके रिगार्डिंग है? These range from strengthening the commission's inherent structure, एक तो कमीशन का स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, and to handling the misuse of muscle and money power during elections। इलेक्शंस के टाइम पर मसल एंड मनी पावर का जो मिसयूज होता है उसे हैंडल करने तक है। तो इतने सारे प्रपोजल्स है गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट अभी तक अप्रूव नहीं किया है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल 2 इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहा है। नंबर 1, वेदर इलेक्शन कमिश्नर्स शुड बी सेलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव और बाय ए कोलिजियम। आज के हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर्स को एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, है कि नहीं? तो इसे सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसा एक कोलिजियम सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं, इस बारे में फोकस कर रहा है। दूसरा है टू अफोर्ड द सेम सिक्योरिटी फ्रॉम आर्बिट्ररी रिमूवल टू इलेक्शन कमिश्नर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अफोर्ड्स टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए प्रेजेंटली क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को फॉलो करने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वही फॉलो करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए। पार्लियामेंट में 2/3 ऑफ मेजोरिटी से रेजोल्यूशन वगैरह पास कराना पड़ेगा। पर इलेक्शन कमिश्नर्स, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को छोड़ के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, उन्हें रिमूव करने के लिए यह प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर्स को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं? तो ये 2 इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहा है ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है। दिनेश गोस्वामी कमिटी इन 1990 ये सजेस्ट किया था दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट माने एग्जीक्यूटिव, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एंड इन केस द लीडर ऑफ ऑपोजिशन was not available then consultation be held with the leader of the largest opposition group in लोक सभा। तो देखिए दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में सजेस्ट किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना चाहिए प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड
लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होना चाहिए। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अवेलेबल नहीं है तो लार्जेस्ट ऑपोजिशन ग्रुप का जो लीडर है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो ऐसा एक कमिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करना चाहिए करके दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1990 में बोला था। एंड इट सेड दिस प्रोसेस शुड हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग। पार्लियामेंट एक लॉ पास करना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी बैकअप देना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को। एंड इंपॉर्टेंटली इट अप्लाइड द सेम क्राइटेरिया टू द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑल्सो अलोंग विद कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 ने यह सजेस्ट किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना चाहिए, एट द सेम टाइम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ भी। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अवेलेबल नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन ग्रुप इन लोकसभा के साथ। एंड सेम प्रोसेस इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ भी होना चाहिए, पर इलेक्शन कमिश्नर्स के केस में सजेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी लेना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अगला है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अंडर जस्टिस एम.एन. वेंकटाचलैया था। इन्होंने ये बोला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शुड बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए बॉडी। और इस बॉडी में कौन कौन होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर, leaders of the opposition in the Lok Sabha and Rajya Sabha, speaker of the Lok Sabha and the deputy chairman of the Lok Sabha। तो ये बॉडी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना चाहिए करके नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर जस्टिस एम.एन. वेंकटाचलैया साहब ने बोला था। अगला है 255th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन चेयर्ड बाय जस्टिस ए.पी. शाह। इन्होंने बोला था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद ए 3-member कोलिजियम। ठीक है, तो इन्होंने कोलिजियम प्रोसेस सजेस्ट किया था। अब ये कोलिजियम में कौन कौन मेंबर्स होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिकमेंडेशंस गया है गवर्नमेंट के पास कि इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स का इलेक्शन होना चाहिए। नाउ एट द सेम टाइम 255th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया था टू सेफगार्ड इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम आर्बिट्री रिमूवल इन ए मैनर सिमिलर टू व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर है उसी तरह इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ भी होना चाहिए, मतलब सेम सिक्योरिटी इलेक्शन कमिश्नर्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए करके 255th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन चेयर्ड बाय जस्टिस ए.पी. शाह ने रेकमेंड किया था। Now, providing security, the second issue. Second issue क्या है? It is to afford the same security from arbitrary removal to election commissioners that the constitution affords to the chief election commissioner। जिस तरह constitution chief election commissioner को security provide किया हुआ है from arbitrary removal, वही powers, वही security election commissioners को भी देना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में काफी पहले एक केस पहुंचा था, द वेरी फेमस सेशन केस, टी.एन. शेषन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टी.एन. शेषन साहब के बारे में आपको शायद मालूम होगा, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टी.एन. शेषन साहब। ठीक है, सो ऑथर ऑफ द आर्टिकल के हिसाब से द सुप्रीम कोर्ट लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म इन इट्स जजमेंट इन द शेषन केस। तो सबसे पहले शेषन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये समझते हैं। इट कन्फर्ड इक्वल पावर्स ऑन द इलेक्शन कमिश्नर्स एज दोस एंजॉयड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रेफरिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज प्राइमस इंटर पैरिस और फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड इवन ऑफर्ड मेजोरिटी पावर वेयर बाय एनी टू कैन ओवर रूल इवन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समझ में आया आपको? देखिए ये केस से पहले क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज्यादा रोल था। बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन कमिश्नर्स थे, पर इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया तीनों के पास इक्वल पावर्स रहेंगे। वैसे देखा जाएगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट एमंग इक्वल्स है, पर कोई भी डिसीजन के ऊपर तीनों का सेम वॉइस रहेगा। एंड अगर दो इलेक्शन कमिश्नर्स बोलेंगे हाँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे ना, तो हाँ को ज्यादा वैल्यू होगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस जब लेंगे ना, तीनों एक साथ लेंगे और तीनों का इक्वल पावर्स होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई कास्टिंग वोट नहीं होगा। इस तरह सेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के थ्रू इलेक्शन कमिश्नर्स को सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दिया। सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मतलब जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन के पास प्रोटेक्शन है, उन्हें कोई रिमूव नहीं कर सकता। अगर रिमूव करना है तो
सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने का प्रोसीजर, बेसिकली इंपीचमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर उस जजमेंट के थ्रू ये भी बता देते कि इलेक्शन कमिश्नर्स के पास भी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होना चाहिए तो शायद वो भी हो जाता। तो बेसिकली ऑथर ऑफ द आर्टिकल ये बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म इन इट्स जजमेंट इन द सेशन केस। तो सेशन केस में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक रिफॉर्म ला सकता था, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला नहीं। ठीक है, एंड इट इज होप्ड दैट द प्रेजेंट बेंच विल एग्जामिन दिस। तो आप ही के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा हुआ है उन्हीं से यही एक्सपेक्टेशन है कि वो इस तरह कुछ रिफॉर्म्स के लिए बात करेंगे, ये कह रहा है ऑथर ऑफ द आर्टिकल नवीन चावला साहब। तो नवीन चावला साहब थे कमीशन में 2005 से लेकर 2010 तक। वो इलेक्शन कमिश्नर थे 4 साल के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 15 महीने के लिए। एंड ही ओवरसॉ द 2009 जनरल इलेक्शन। तो 2009 जनरल इलेक्शन जिसमें सेकंड यूपीए सरकार आए थे, उस इलेक्शन को इन्होंने ओवरसॉ किए थे। एंड इट वाज ओनली when I was appointed chief election commissioner and enjoyed the full protection that the constitution afforded to me that I addressed the prime minister of the time recommending that the election commissioners be offered the same protection from arbitrary removal as enjoyed by the chief from the day of appointment। तो देखिए, जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो ये प्राइम मिनिस्टर को ये रेकमेंड किया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को भी सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा। तो इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल क्या बताया जा रहा है दोस्तों, देखिए जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तब ये एड्रेस कर पाए प्राइम मिनिस्टर को। जब वो इलेक्शन कमिश्नर थे ना तब वो एड्रेस नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें कभी भी रिमूव करने का डर था। ठीक है, तो इनके हिसाब से इन द एब्सेंस ऑफ फुल कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी एन इलेक्शन कमिश्नर कुड फील दे मस्ट कीप ऑन द राइट साइड ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वेरी वैलिड पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सेशन केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के पास सेम पावर है, कोई भी डिसीजन लेने में किसी का ज्यादा पावर नहीं है। अच्छी बात है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यह है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रेकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को कि एक इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो वो रिमूव भी तो हो सकता है। तो ऐसा होगा ना, जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आएगा, अगर एक इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए और बाकी 2 बोलेंगे नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो तीनों के पास इक्वल पावर्स है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट को रेकमेंड करेंगे कि ये इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दो तो निकाल देंगे। तो ये क्या बताया जा रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फुल कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी एंड इलेक्शन कमिश्नर कुड फील दे मस्ट कीप ऑन द राइट साइड ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना होगा उसी को फॉलो करना होगा, मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे वो रिमूव करेंगे। ऐसे फालतू में इक्वल पावर्स देके क्या फायदा है कि एक्चुअली बात तो सही है। अगर इलेक्शन कमिश्नर्स के पास कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी नहीं है तो वो फ्रीली काम कैसे करेंगे? हमेशा गवर्नमेंट जो बोल रहा है वही बात सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनेंगे उन्हें रिमूव कर लेंगे, है कि नहीं। सो दे मिट ऑल्सो फील दे शुड रिमेन विद इन द एम्बिट फेवर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को फेवर करना मजबूरी हो जाता है। बात यह भी है, अगर इलेक्शन कमिश्नर्स गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत फेवर करेंगे तो उनका एलिवेशन हो भी सकता है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एट द सेम टाइम मैं आपको एक पॉइंट बताऊं दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन जरूरी है। यह बात आप माइंड में सेट कीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के नवीन चावला साहब का कहना यह है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। और ये कोलिजियम में कौन कौन होना चाहिए इस बारे में ये क्लियरली नहीं बता रहा है। टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल लुमिनरीज ऑफ द कंट्री होना चाहिए, यह बताया जा रहा है। एंड जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है, उसी तरह इलेक्शन कमिश्नर्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए। एंड विदाउट दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल नॉट बी ए रोबस्ट ट्रायम्विरेट। एक रोबस्ट ट्रायम्विरेट नहीं रह पाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है द केस फॉर वेलफेयर स्कीम्स। ये आर्टिकल बेसिकली आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट अंडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के वेलफेयर स्कीम्स की तारीफ किया जा रहा है। देखिए, आपको पता ही है आजकल हमारे देश में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का जो फ्री बी कल्चर है, मतलब लोगों को फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करना, मटेरियल्स प्रोवाइड करना, इसके अगेंस्ट एक कैंपेनिंग चल रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज किया था फ्री बी कल्चर के लिए। तो उसी तरह वाईएस जगनमोहन रेड्डी के गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी काफ़ी सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए।
बट ऑथर ऑफ द आर्टिकल का कहना यह है दोस्तों, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ आंध्र प्रदेश स्टेट का डेवलपमेंट के लिए भी वाईएस जगनमोहन रेड्डी के सरकार काम कर रही है करके। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। जब वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी के पिताजी थे, वो जब आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर थे ना, उन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस किया था, आरोग्यश्री। उस टाइम पर उन्हें काफी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला था। कुछ लोगों ने यह कहा कि ये जो आरोग्यश्री स्कीम है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अमीर बनाने के लिए लेके आया जा रहा है। फिर 2008 में उन्होंने फी रीइंबर्समेंट स्कीम इंट्रोड्यूस किया, जिससे स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स को प्रोफेशनल एजुकेशन एक्सेस करने का अपॉर्चुनिटी मिला। उस वक्त भी उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला था, पर सालों बाद यह पता चला रिजल्ट्स ऑफ बोथ स्कीम्स प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। आरोग्यश्री स्कीम लाखों जान बचाया दोस्तों, इनन्यूमरेबल फैमिलीज को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बचाया। At the same time, fee reimbursement scheme made professional education accessible to students who otherwise could not afford it. तो देखिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स को प्रोफेशनल एजुकेशन एक्सेस करने के लिए फी रीइंबर्समेंट स्कीम भी मदद किया। तो कहने का मतलब है वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का दोनों वेलफेयर स्कीम्स बाद में सक्सेसफुल निकला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस ये रिस्क एनालिसिस में बोला, schemes addressing basic amenities are merit goods and those such as loan waivers are non merit goods। मतलब जो सोशल वेलफेयर स्कीम जिसमें लोगों को या फिर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिटीजन्स को बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो मेरिट गुड्स है, सही है। एट द सेम टाइम जो लोन वेवर स्कीम वगैरह है ना, जैसे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बोलते हैं अगर हम जीत के आएंगे तो सारे लोन को वेव ऑफ करेंगे, तो इस तरह के स्कीम सही नहीं है। पर अगर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आप कुछ बेसिक एमिनिटीज या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, ये सही है। इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है, ठीक है। नाउ अगर आप इंडिया में वेलफेयर स्कीम्स की हिस्ट्री चेक करोगे, कोई भी वेलफेयर स्कीम को इनिशियल फेज में सही नहीं बोला गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स एक्सपीड किया था, याद है ना आपको, 1969 में, याद तो नहीं होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। सो उस टाइम पे भी काफी क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करने को मिला था। पर देखिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से काफी लैंडलेस फैमिलीज को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड इंप्रूव्ड फूड प्रोडक्शन मिला, ठीक है। इसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, तभी काफी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला था। पर 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने से, रूरल एरियाज में ब्रांच खोलने से बैंकिंग सर्विसेज मेड एक्सेसिबल टू द रूरल पुअर फार्मर्स एंड इट हेल्प्ड द एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो देखिए, नेशनलाइजेशन करने से भी काफी फायदा मिला, जैसे कि रूरल पुअर फार्मर्स को बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल हो गया, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हो पाया, ठीक है। Many also argue that public funds are squandered away for welfare schemes. On the contrary, most welfare schemes have been introduced to improve standards of living. देखिए, काफी क्रिटिक्स का कहना यह है कि पब्लिक फंड्स को कभी भी वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस तरह खर्च नहीं करना चाहिए। बट द सेम टाइम वेलफेयर स्कीम्स क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए। ये ऑथर ऑफ द आर्टिकल का कहना है। जब एमजी रामचंद्रन, फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, मिड डे मील स्कीम को अपग्रेड किया था 1982 में, तभी काफी क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करने को मिला था। पर देखिए, आप सबको पता है आजकल मिड डे मील स्कीम एक एसेंशियल कंपोनेंट है स्कूल एजुकेशन का इन सेवरल स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। इट इज द सेम केस विथ आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी नवरत्नलू। अब देखिए दोस्तों, हम आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के कुछ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नवरत्नलू करके एक स्कीम है, इसका मतलब है 9 वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। मई 2019 एंड सितंबर 2022 के बीच में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट करीब 1.77 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए हैं टू द बेनिफिशियरीज ऑफ नवरत्नलू, ठीक है। 1.77 लाख करोड़, सोचिए। पर देखिए, कोविड-19 के टाइम पर यह फाइनेंशियल असिस्टेंस लाइफलाइन बन गया मोस्ट फैमिलीज के लिए। बेसिकली जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज के लिए ये जो पैसे हैं एक लाइफलाइन बन गया था। सो द पर्पस ऑफ नवरत्नलू इज टू सपोर्ट फैमिलीज इन एरियाज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पेंशंस एंड सब्सिस्टेंस सपोर्ट। तो ये सारे सेक्टर्स में फैमिलीज को सपोर्ट करना ये नवरत्नलू का पर्पस है। और एक स्कीम है अम्मा वोडी स्कीम। अम्मा वोडी स्कीम के अंडर
83 लाख से ज्यादा बच्चों को एनुअल ग्रांट ऑफ 15,000 ईच मिलता है दोस्तों फॉर देयर स्कूलिंग टिल क्लास 12। तो क्लास 12 तक एलिजिबल बेनिफिशरीज को 15,000 एक साल में मिलता है। बेसिकली क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो बच्चे पढ़ते हैं। टुडे नो चाइल्ड इन स्टेट नीड्स टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू पॉवर्टी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए इसका रिजल्ट बता रहा है दोस्तों, ये अम्मा ओडी स्कीम से आज आंध्र प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है पॉवर्टी की वजह से या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ठीक है, अम्मा ओडी के अलावा 6 अदर स्कीम्स फंड एजुकेशन एट द स्कूल एंड कॉलेजिएट लेवल्स। दिस हैड सेवरल सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो कि अम्मा ओडी तो क्लास 1 से क्लास 12 तक है, इसके अलावा कई और स्कीम्स भी है दोस्तों जो एजुकेशन सेक्टर में प्रोवाइड किया हुआ है। वीमेन आर द प्राइम बेनिफिशरीज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कीम्स। देखिए इसमें स्पेशलिटी यह है, जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट के जितने वेलफेयर स्कीम्स हैं ना, इसमें मेजोरिटी वीमेन को प्राइम बेनिफिशरीज बनाया हुआ है। एंड दिस वीमेन सेंट्रिक अप्रोच हैज इंक्रीज्ड द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए वीमेन इन मेनी फैमिलीज। देखिए दिस इज ए वेरी गुड अप्रोच, बेसिकली एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। जब आप वीमेन को प्राइम बेनिफिशरी बनाओगे ना, तो इससे क्या होगा, एक टाइप का वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ठीक है, वीमेन की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा। तो ये भी एक सक्सेसफुल रिजल्ट है। एंड इट इज ड्यू टू दिस मल्टीफेसेटेड एफर्ट दैट एपी कंटिन्यूज टू टॉप सेवरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर्स। अगर आप नीति आयोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर्स चेक करोगे, अलग अलग सेक्टर्स में आंध्र प्रदेश टॉप पोजीशन में है। ये सब का कारण वाईएस जगनमोहन रेड्डी के इस तरह के स्कीम्स है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली उनका जो विजन है ये बताया जा रहा है। And the Andhra Pradesh government introduced Navaratnalu to achieve the 17 Sustainable Development Goals। देखिए यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको मालूम होगा, जिसे हमें 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए एकदम ग्रास रूट लेवल में प्रिपरेशन जरूरी है। ठीक है, पंचायत लेवल में या फिर लोकल बॉडी लेवल में प्रिपरेशन जरूरी है। Without active and immediate interventions from governments, these goals are impossible to achieve। अगर इन गोल्स को हमें अचीव करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिव इंटरवेंशन, इमीडिएट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। So the needs of the poor are in no way inferior to those of others. The government should not task the poor to wait until development trickles down। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नवरत्नलु स्कीम इसलिए इंट्रोड्यूस किया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। देखिए कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव नहीं हो सकता अगर गवर्नमेंट का एक्टिव एंड इमीडिएट इंटरवेंशन अगर नहीं होगा। तो बेसिकली नवरत्नलु स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है लोगों को, ये मदद किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, so in this context another argument needs to be examined. Should the funds spent on welfare schemes be instead used for infrastructure development and industrialization? So this is an important question। ये जो funds welfare schemes में spend किया जा रहा है उसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में खर्च करके स्टेट का डेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं? Due to its welfare spending, AP is being projected as a state encouraging a freebie culture। बेसिकली आजकल आंध्र प्रदेश को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इतने सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स के कारण, इतने सारे फंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कि आंध्र प्रदेश फ्रीबी कल्चर को एंकरेज किया जा रहा है। पर देखिए दोस्तों, however expenditure on welfare should be considered a long term investment in human capital। देखिए अगर आप वेलफेयर के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो उसे आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन रिसोर्स भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना, तो आप ह्यूमन कैपिटल में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जब आप वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करते हो। गवर्नमेंट स्ट्राइक्स ए बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड सोशल स्पेंडिंग एंड वर्क्स ऑन बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे एक्टिविटीज में भी ध्यान देना चाहिए, एट द सेम टाइम सोशल वेलफेयर या फिर सोशल स्पेंडिंग में भी ध्यान देना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों, आंध्र प्रदेश को काफ़ी लॉस सहना पड़ा था जब स्टेट का बाइफिकेशन हुआ था। बेसिकली आंध्र प्रदेश बाइफिकेट होके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बने थे, तो काफ़ी लॉसेस हुआ था और पैंडेमिक के टाइम पे भी काफ़ी लॉसेस सहना पड़ा था आंध्र प्रदेश को। इसके बावजूद 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट gross state domestic product growth in India, and it has become the top investment destination and ranks first in the ease of doing business list। अगर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो केवल सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ध्यान दे रहा है,
तो सबको ये भी समझना होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ध्यान दे रहा है। इसी वजह से देखिए आंध्र प्रदेश आज एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में आंध्र प्रदेश का रैंक नंबर 1 है। The emphasis on skilling, the provision of 75% local reservation in private jobs, the continued support to MSME units, and an honest approach towards businesses have transformed the state into an investment hub. तो स्टेट आज एक इन्वेस्टमेंट हब क्यों बना है दोस्तों? एक तो गवर्नमेंट स्किलिंग को ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, 75% लोकल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है प्राइवेट जॉब्स में, ठीक है। कंटिन्यू सपोर्ट दिया जा रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, एंड जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने आते हैं आंध्र प्रदेश में उन्हें फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ये सब की वजह से आज आंध्र प्रदेश एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट हब है, एंड डाटा शो दैट द स्टेट्स वेलफेयर क्रेडेंशियल्स डिड नॉट डिमिनिश इट्स इन्वेस्टमेंट अपील बट एनहांस्ड इट। मतलब देखिए डाटा हमें यह बताता है स्टेट का जो वेलफेयर क्रेडेंशियल है, बेसिकली स्टेट इतना जो वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड कर रहा है ये स्टेट का इन्वेस्टमेंट अपील को डिमिनिश नहीं किया है। बेसिकली गवर्नमेंट इधर एक बैलेंस मेंटेन कर रहा है दोस्तों सोशल स्पेंडिंग एंड ग्रोथ के बीच में। तो दोस्तों दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।